हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चैप्टर 12 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो कि क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमर्शियल एप्लीकेशन का। तो चलिए फटाफट से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पे आपको चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर 12 तक और मैं पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप जाइए जाकर के उनको प्लीज़ देखिए, और सिविक्स के भी लेक्चर्स आपको अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पे, आप उसे भी प्लीज़ चेकआउट कीजिए। बिकॉज कॉमर्शियल एप्लीकेशन को तो आप बहुत अच्छे फीडबैक दे रहे हो, बट शायद सिविक्स भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे, आप उसे भी चेकआउट कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में मैंने वन शॉट में ही सिविक्स को कवर करने की कोशिश की है, सारे चैप्टर्स को वन वन शॉट में। तो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है, और अपनी फीडबैक भी ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब बिजनेस फर्म ना मेंटेन करता है सेवरल टाइप ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, मैंने बताया था कि जब आप बिजनेस करते हो तो आप दिन भर में बहुत सारे परचेसेस करते हो, सेल्स करते हो, ठीक है ना। आप उधारी पे माल बेचते हो, क्रेडिट सेल करते हो, क्रेडिट परचेस करते हो, बहुत सारे बिल्स होते हैं जो आपको रिसीव करने होते हैं, ठीक है ना, अपने डेटर्स से, या फिर बहुत सारे बिल्स की पेमेंट करनी पड़ती है अपने क्रेडिटर्स को। तो उनके क्या होते हैं, आप क्या करते हो, बहुत सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को आप क्या करते हो, मेंटेन करते हो डे टू डे में, ठीक है ना। ठीक है, दिस बुक्स फाइनल अकाउंट से हम लोग क्या करते हैं, उन बुक से हम लोग क्या करते हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जिससे क्या हो सकता है, हम लोग बेटा अपना प्रॉफिट या लॉस को क्या करते हैं, असरटेन करते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस को ही अगर हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे तो हम लोग को बिजनेस करने पे क्या हमें नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमें बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यही पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, और जो भी अलग एक्सप्लेनेटरी नोट्स वगैरह होते हैं वो भी उसमें लगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं जनरल्स के बारे में। देखो, स्टार्ट होता है जनरल से। जनरल बेसिकली हम लोग एक प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह वगैरह। तो ये हम लोग क्या करते हैं, जनरल पहले पास करते हैं। द ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल इन द अकाउंटिंग इज नेसेसिटीज सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट ईच ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। मैंने क्या हुआ था, पिछले लेक्चर में आपको जनरल एंट्री पास करके बताया था कि मान लो कि हम लोगों ने कुछ परचेस किया, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता था, जनरल एंट्री पास कैसे होता था, परचेस अकाउंट डेबिट टू, लेट से हम लोगों ने कैश पे परचेस किया है कोई भी प्रोडक्ट, तो कैश या बैंक अकाउंट ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, जनरल एंट्री को पास करते थे। जो कि ये तुम्हारा डुअल कंसेप्ट पे चलता था। बेसिकली एक जो एरिया होता था, एक जो एस्पेक्ट होता था वो डेबिट साइड होता था, दूसरा होता था हमारा क्रेडिट साइड होता था। और इस तरीके से हम लोग प्रॉपर एविडेंस के साथ काम करते थे। मैंने बताया था कि जो भी आप काम करते हो उसकी प्रॉपर एविडेंस होनी चाहिए। एविडेंस का मतलब क्या होता है सर, उसका हमारे पास प्रॉपर इन्वॉइसिंग होनी चाहिए, उसकी बिल होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप कोई भी जर्नल एंट्रीज को पास करते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप बस गए कुछ भी जनरल एंट्रीज को पास कर देते हो, ऐसा हम लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि हर एक चीज़ों के लिए बोलते हैं ना, सपोर्ट चाहिए होता है, और ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे हमारा वाउचर्स होता है, इनवॉइस होता है, बेटा बिल्स होते हैं, ये सारे चीज़ हमारे क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करते हैं, बेसिकली प्रूफ के तौर पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि चलो मैंने कुछ परचेस किया, अपने गुड्स होते हैं बिजनेस के लिए, वो हमने परचेस किया है, जिसके लिए हमने क्या किया है, 10,000 रुपीज़ का पेमेंट किया। अब आप बोलोगे सर 10,000 रुपीज़ कैसे पेमेंट किया, आपने बस लिख दिया मैं मान लूँ, तो नहीं, मुझे जिस भी सप्लायर से मैंने परचेस करा होगा उसका मुझे इनवॉइस मिला होगा, बिल मिला होगा, तो मुझे एज ए एविडेंस उसको वहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये प्रोवाइड कराता है एविडेंस, ठीक है, इनिशिएट करता है अकाउंटिंग प्रोसेस को, और ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक्स। बाद में क्या होते हैं, हम लोग इसको सब्सिडरीज बुक्स में क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कैश बुक होता है, जो कि सिंगल कॉलम कैश बुक्स होते हैं हमारे पास, डबल कॉलम कैश बुक होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स भी होते हैं, जो कि अभी आप नहीं पढ़ते हो, हायर स्टैंडर्ड्स में जब जाते हो तब आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। ऑन अदर डे बुक्स, जो हमारे परचेसेस रिलेटेड बुक्स होते हैं, सेल्स रिलेटेड बुक्स होते हैं, उसके रिटर्न रिलेटेड बुक्स होते हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल्स बुक होते हैं, बिल्स पेबल होता है, जो कि जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, मतलब कि चैप्टर 11 में हम लोगों ने डिटेल में बताया है। तो प्लीज़ अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, बहुत ही छोटा सा वीडियो है। चीज़ों को मैंने जितना आसान तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको समझा सकता था, मैंने समझाया है, ठीक है। देखो, दिस रिकॉर्ड्स इंश्योर एक्यूरेसी। ये क्या करते हैं, बेसिकली एक्यूरेसी को इंश्योर करते हैं और वेरीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। मतलब कुछ भी ऐसा जिसका एविडेंस नहीं है वैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड होने से रोकते हैं, और कोई भी गलतियाँ ना हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसको इंश्योर करते हैं। देखो, कभी भी किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्यूरेसी होना और वेरीफाइड
होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक वो एक्यूरेट नहीं होगा वो सही रिजल्ट को नहीं शो करेगा, और जब रिजल्ट ही सही नहीं शो करेगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है बिजनेस में यही पता नहीं चलेगा, और जब ये पता नहीं चलेगा तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, क्रेडिटर्स आप पे भरोसा नहीं करेंगे, गवर्नमेंट एजेंसी जो होती है आपके पीछे पड़ जाएंगी टैक्स वगैरह को लेकर के, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। ओके आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ जनरल। बेटा जनरल का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में समझोगे, इसका जोर फ्रेंच वर्ड से निकला है, ठीक है ना, जो कि सिग्निफाई करता है कि जो डेली के जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, डेली के बेसिकली रिकॉर्ड्स आप भी देखोगे ना तो अकाउंट्स का आप भी रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हो। बोलोगे सर वो कैसे, तो याद करो स्कूल जाते हो तो आपके पास स्कूल वालों ने एक डायरी चिपका दी होगी, ठीक है ना। डायरी में आपको क्या करना होता है, रोज़ होमवर्क क्या मिला ये सारे नोट करने होते होंगे, मेरे टाइम में तो होता था। और बोला जाता है जब लास्ट पीरियड होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, जो आपके क्लास टीचर उस पर साइन करते हैं, और अगले दिन घर पे जब जाते हो होमवर्क करके जो भी आपको टास्क मिला हुआ है स्कूल से कि ये चीज़ें करना है आपको, वो करने के बाद अपने पेरेंट्स से आप यहाँ पे साइन करवाते हो, ठीक है। और अगले दिन जब आप जो अगले दिन की एंट्री करते हो तो जब टीचर आपको साइन करते हैं तो उस दिन क्या करते हैं, प्रीवियस डे वाले देखते हैं कि पेरेंट्स ने इस पर साइन करा है कि नहीं करा है। ये क्या किया, उन लोगों ने वेरीफाई किया, ठीक है ना, इस चीज़ को वेरीफाई किया कि पेरेंट्स ने चीज़ों को देखा है कि नहीं देखा है, और ये एज ए एविडेंस के तौर पर काम करता है कि हाँ इस पे इस दिन ये होमवर्क मिला था बच्चे को, अब बच्चे ने पूरा किया है कि नहीं किया। उसी में रिमार्क्स भी लिखे जाते हैं, आपके हर वो प्रॉब्लम जो होती है वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। ये बिल्कुल वही होता है। जनरल बेटा क्या होता है, डेली का बुक्स होता है जो कि हर एक ट्रांजेक्शन को बिजनेस के रिकॉर्ड करता है। मतलब आप कह सकते हो कि कुछ कुछ आपके बिजनेस के डायरी की तरह है, तो बिल्कुल हाँ आप उसको कनेक्ट उससे कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्व करता है ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, मतलब फर्स्ट टाइम इसी में एंट्री होता है। उसके बाद फिर आप जाते हो आगे प्रोसेस करते हो, ट्रायल बैलेंस वगैरह वगैरह, वो दूर की बात है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हो, तो ये सब दूर की बात है। लेकिन पहला काम आप यही करते हो, ठीक है ना। इसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो क्रोनोलॉजिकली, मतलब जैसे जैसे चीज़ें होती रहती है वैसे वैसे रिकॉर्ड करते हो। मतलब जैसे स्कूल में आपके पास डायरी होगा तो फर्स्ट पीरियड लेट से कि मैथमेटिक्स का होता है, तो आप मैथ्स से रिलेटेड जो भी होमवर्क्स मिले हैं, जो भी आपने क्लास में करा वो नोट करा। सेकेंड आपका साइंस का होता है तो साइंस से रिलेटेड चीज़ों को नोट करा। थर्ड आपका कॉमर्शियल एप्लीकेशन का पीरियड होता है तो उसको चीज रिलेटेड नोट करा। तो ये बेसिकली क्या था, क्रोनोलॉजिकल मैनर में आपने बेसिकली क्या किया, चीज़ों को रिकॉर्ड किया है। इसी को हम लोग क्रोनोलॉजिकल मैनर कहते हैं। जैसे जैसे जो चीज़ होता है, जो इवेंट होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में आप क्या करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री होता है, आप देखो इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में क्लियर है तो डेफिनेशन भी लिख पाओगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी रहेगा। और इस बुक को बनाने का मैं हमेशा बोलता हूँ कि यही पर्सपेक्टिव है कि चीज़ों को आपको रटना ना सिखाया जाए, बल्कि चीज़ों को समझना सिखाया जाए, और बहुत ही आसान भाषा में बुलेट पॉइंट्स तरीके से आपको चीज़ों को दिमाग में फिट कर दिया जाए, सो डैट कि आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से बन के आए, ठीक है। तो ओरिजिनल एंट्री है, ये तुम्हारा प्राइमरी रिकॉर्ड के तौर पर काम करता है। क्रोनोलॉजिकल मैनर में चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है, मतलब देखोगे डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों डालते हैं, फिर इसकी जो एविडेंस है वो डालते हैं, मतलब उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, नीचे नरेशन भी पास करते हैं कि क्या इवेंट हुआ था, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग होता है। ये जर्नलाइज करते हो, ये प्रोसेसिंग होता है जिसमें एनालिसिस एक्चुअल एंट्री पास करते हो आप जनरल में, ठीक है। जनरल एंट्रीज पास होते हैं जहाँ पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये बेसिकली एंट्री हो गया ना बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी होते हैं, हम लोग कई बार नोट करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोग को जनरल एंट्रीज के रिगार्डिंग ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, कॉलम्स बनते हैं, इसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कैसे होता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा जूम कर लूँ। ओके देखो ये कैसे होता है, जैसे कि ये, अरे एक मिनट, ये आपका कॉपी है, ठीक है ना, ये आपका कॉपी नोटबुक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। तो इसको कैसे बनाओगे, एक ऐसा कॉलम रहेगा, एक ये रहेगा, और एक ये रहेगा, ठीक है। ऐसा करके कॉलम बनता है हम लोग का, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका जो रहेगा, ये डेट रहता है, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर्स रहता है जिसमें डिटेल्स को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, पर्टिकुलर्स। ये हमारा सॉरी मम्बलिंग हो गया, सॉरी, LF होता है, लेजर फोलियो का ये कॉलम होता है। और ये हम लोग का अमाउंट होता है, ठीक है, जो कि डेबिट अकाउंट को क्या करता है, कैरी करता है। यहाँ पे डेबिट अकाउंट ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, ब्रैकेट में लिखना था जगह कम होने के कारण। सेकंड हमारा होता है, फिर दूसरा अमाउंट का होता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट अमाउंट को यहाँ पे लिखते हैं। मतलब कि अगर मान लो कि आज 1 तारीख है, तो लेट से आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2024 है, तो इस तरीके से आप डेट लिखोगे। आपने कुछ परचेस किया है तो हम लोग का एंट्री क्या होगा, परचेस
अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कैश के बदले में इसको परचेस किया है। नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसका नरेशन पास करेंगे, बिंग गुड्स परचेस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका नरेशन पास करेंगे और लेट से जो भी अमाउंट हमारा है 10,000 ये पास करते हैं। ओके, और ये लेज़र फोलियो का अगर कोई नंबर होगा जहाँ पे लेज़र में आप कहीं पास करते हो सेम एंट्री, तो उसका लेट से 1 नंबर है, तो यहाँ पे ये 1 नंबर लेज़र फोलियो के नंबर 1 पे पोस्टेड है, इसको आप यहाँ पे लिख दोगे। सो डैट क्या होता है कि आपको कल होकर के कुछ ट्रांजेक्शन के बारे में पता करना हो, लेट से कि रेगुलर बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो आप 2 साल पहले के अकाउंट्स को देखना चाहते हो, तो यहाँ पर डायरेक्टली लेज़र फोलियो का नंबर लिखा रहता है, जिससे आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर चीज़ों को चेकआउट कर पाते हो बिना किसी दिक्कत के। लेकिन आज के समय में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में होता है, ये सब चीज़ें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट डेट लिखोगे, उस दिन का सारा ट्रांजैक्शन आपके सामने क्लियर होकर के आ जाता है। आपको लेज़र फोलियो नंबर यहाँ से मिला के वो खोलने वाला फिजिकली बुक में जो होता था वो सब नहीं करना होता है। तो ये जो होता है ना बेसिकली ये तुम्हारा क्या होता है, जनरल एंट्रीज होते हैं। इस तरीके से आपका जनरल एंट्रीज पास होता है। ठीक है, यही आपका फॉर्मेट होता है। ये जो ऊपर मैंने कॉलम बनाया ना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट साइड, ये हमारा फॉर्मेट्स हो जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है अच्छे तरीके से यहाँ पे कि एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, एक होता है तुम्हारा LF जो कि लेजर फोलियो होता है, जो कि डिनोट करता है लेजर का पेज नंबर, अमाउंट कॉलम होता है, फिर बैलेंसिंग होते हैं। ठीक है, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के आपको समझाया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जनरल इन्वॉल्व द सेवरल स्टेप्स। देखो, कुछ भी रिकॉर्ड करने का कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, ऐसे कुछ भी तो हम लोग करते नहीं। डेफिनेशन याद होगा, मैंने अकाउंट्स का डेफिनेशन आपको जब याद कराया था, पढ़ाया था, तो उसमें याद होगा सिग्निफिकेंट मैनर करके आपने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें होती है हम लोग सिग्निफिकेंट मैनर में करते हैं। और ये आर्ट एज वेल एज साइंस है, मतलब आर्ट है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, याद करो वो डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मैनर होते हैं, जैसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है ट्रांजेक्शन को। ठीक है, क्या वो पैसे में मेजर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। डिटरमाइन कीजिए कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं, मतलब कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर अप्लाई करो डेबिट क्रेडिट के रूल्स को, जो भी मैंने आपको पढ़ा चुका है। ठीक है, तो आप जाकर के प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए अगर आपको याद नहीं है तो, या फिर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ देखो, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, चीज़ें समझ में भी आएंगी आपको। ठीक है, कैरिंग फॉरवर्ड एग्रीगेट अमाउंट्स एंड सब्सिक्वेंट जनरल पेजेस फॉर एक्सटेंसिव ट्रांजेक्शन्स। ठीक है ना, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना, वो सारी चीज़ें जो ज़्यादा मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जो हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको कैसे फॉरवर्ड करते हैं, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं इसको फॉलो करती है। अगेन ये थ्योरेटिकल है, बस आपको इतना याद रखना है। प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इसमें से, क्योंकि अभी बस क्लास 9 में हो। ठीक है ना, ओके। आगे बात करते हैं यूज़ और फंक्शंस ऑफ जनरल्स। देखो, क्या फंक्शन या यूजेस होते हैं जनरल के, तो देखो एनालिटिकल फंक्शन भी होता है, ये एनालाइज करता है, इफेक्ट रिवील करता है और इफेक्ट करता है लेजर अकाउंट को फॉर इस ट्रांजेक्शन। ठीक है, रिकॉर्ड करता है फंक्शंस को। ठीक है, हिस्टोरिकल फंक्शंस करता है, मतलब जो भी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती है ना, जो ट्रांजेक्शन होती है उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में रिकॉर्ड करता है, और हिस्टोरिकल मतलब ट्रांजेक्शन हो जाती है फिर रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। एडवांटेजेस क्या होता है भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करता है तो आपको पता है कि भाई पहले क्या होगा इवेंट, उसको पहले रिकॉर्ड कर रहे होते हो, बाद में करते हो, तो आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता कि कौन सा चीज़ पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन रहता है। ठीक है ना, इसमें आप प्रॉपरली नरेशन वगैरह पास करते हो। नरेशन कैसे पास करते हो मैंने ऊपर अभी करके दिखाया है। ठीक है ना, रिड्यूस्ड एरर, इसमें एरर बहुत कम होने के चांसेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस होता है। डबल एंट्री का हम लोग यूज़ करते हैं, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर। देखो, प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अलाउ मल्टीपल जनरल्स। ठीक है ना, असाइनिंग द ईच स्पेशलाइज्ड क्लर्क। यहाँ पे क्या होता है कि जो लेबर्स होते हैं, जो काम करते हैं क्लर्क, उनको अलग अलग पर्टिकुलर जनरल दे दिया जाता है, उसके हिसाब से उसको पास करते हैं। जैसे हम लोग परचेज बुक परचेज डिपार्टमेंट में गया, सेल्स बुक सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल कर रही है, वैसा वाला होता है। ठीक है, एरर डिटेक्शन, जल्दी हम लोग क्या होता है डेबिट क्रेडिट का रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो कोई भी एरर होता है तो बीच में ही हमें पता चल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल चीज़ होती है क्योंकि यहाँ पे एविडेंस के साथ काम होता है, कोई भी हवाबाजी यहाँ पे नहीं की जाती है। ओके, लिमिटेशन ऑफ जनरल, क्या क्या लिमिटेशन है, तो लेंथ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, साल में न जाने कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी बन जाता है। कैश बैलेंसेस, बिजनेस प्रेफर करता है ट्रैक करना कैश बैलेंस को डेली,
ठीक है। सो द कैश ट्रांजेक्शन आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड सेपरेटली कैश बुक एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम द जनरल। इसी वजह से हम लोग जनरल में कैश रिलेटेड चीज़ों को नहीं एंट्री करते, हम लोग क्या करते हैं अलग से करते हैं। तो कैश का एक लिमिटेशन है, इस पर कैश रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन उसको आप रेगुलरली ट्रैक नहीं कर पाओगे। ओके, इसी वजह से इसको कैश बुक का हम लोग प्रॉपरली यूज़ करते हैं। ईज ऑफ अकाउंटिंग, अगेन अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है अकाउंटिंग करने को आपके लिए। ठीक है, सब डिवीजन देखोगे तो इसमें परचेज जनरल होते हैं, सेल्स जनरल होते हैं, ठीक है ना, सेल्स बुक परचेज बुक होते हैं, ठीक है ना। ओके, इसमें परचेज रिटर्न जनरल होते हैं, सेल्स रिटर्न जनरल होते हैं। अब क्या होते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, ये रिकॉर्ड करता है क्रेडिट परचेज को, जो भी आप उधार पे माल को परचेज करते हो उसको क्रेडिट परचेज कहेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड ऑन द इनवॉइस, जो भी सप्लायर से आपको मिलता है। कैश परचेज एंड नॉन रिसेल एसेट परचेज आर एक्सक्लूडेड। इसमें कोई भी कैश परचेज अगर आप करते हो या फिर नॉन रिसेल एसेट परचेज करते हो, मतलब कुछ भी ऐसा एसेट परचेज करते हो जिसका पर्सपेक्टिव आपको सेल करना नहीं है। जैसे मान लो मैंने बुक्स का स्टोर खोला हुआ है और मैंने अपने बुक्स के स्टोर में एसी लगवाए रखा है, सो डैट कि जो हमारे यहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं उनको ठंडी हवा मिले और मुझे भी थोड़ी ठंडी हवा मिले। तो एसी का पर्सपेक्टिव ये नहीं है, मैंने जब उस एसी को परचेज किया तो मेरा कहीं से भी ये पर्सपेक्टिव नहीं होगा कि मैं उस एसी को वापस भेज दूँ। मतलब कोई आएगा मेरे साथ बुक के साथ बोलेगा एसी भी दे दो और मैं दे दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एसी मेरे बिजनेस का एसेट है जो कि लॉन्ग टर्म तक मेरे बिजनेस में रहने वाला है। ओके, और जो मेरे को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाएगा। लेकिन बुक्स जो है वो मेरे स्टॉक है, ठीक है, वो भी एसेट है लेकिन वो मेरे स्टॉक है, मैं चाहूँगा उसे सेल कर दूँ। लेकिन मैं एसी को नहीं चाहूँगा कि मैं उसे सेल करूँ, बल्कि मैं चाहूँगा उसे जितना ज़्यादा हो सके उसको अपने बिजनेस में यूज़ में लेकर के आऊँ, सो डैट कि हमारी बिजनेस को वो और भी ज़्यादा बेटर, मतलब कस्टमर को बेटर सर्व करने में हेल्प करे। ठीक है, तो इसी को नॉन रिसेल एसेट बोलते थे। ये भी तुम्हारे क्या होते हैं परचेज जनरल में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। सेल जनरल क्या होता है, ये रिकॉर्ड होता है क्रेडिट सेल को ड्यूरिंग द पीरियड बेस्ड ऑन द इनवॉइसेस सेंड टू द कस्टमर। ठीक है ना, जो भी इनवॉइसेस, देखो ऐसा नहीं है सास भी कभी बहुती, सिंपल सी बात है। ठीक है, जब आप खरीदते हो दूसरे से तो आप बेचोगे भी तो दूसरों को, दूसरे से जब उधार खरीदते होगे तो दूसरे को उधार बेचते भी होगे। जब तुम्हें किसी को पैसे चुकाने हैं तो किसी और को भी तो तुम्हें पैसे चुकाने होंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बोल रहा है कि भाई साहब जिनको भी तुम्हें पैसा चुकाना है उनके बारे में आप सेल जनरल में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो। और अगेन कुछ परचेज करते हो तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार माल डिफेक्टिव आ गया, कुछ गड़बड़ है या फिर मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप उसको क्या करते हो रिटर्न करते हो। तो उसको कहाँ एंट्री करोगे, परचेज रिटर्न में करोगे। अगेन सास भी कभी बहू थी, मतलब कोई तुमसे अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करके गया है और उसे सेटिस्फैक्शन नहीं है, कुछ इशू उसको लगता है, तो वो तुम्हें फिर रिटर्न करेगा। तो तुम उसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे, सेल्स रिटर्न बुक्स में, बेसिकली सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। तो आई होप आपको समझ में आए, जो जनरल से रिलेटेड जो बातें थी आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर हाँ ऐसा ऐसा चीज़ें होता है। ओके, आगे बात करते हैं लेजर क्या होता है। ध्यान देना, इन अकाउंटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द जनरल। आपको पता है, आप इस बात को, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आपको पता है कि पहला कहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है, जनरल में होता है। कैसे होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। ठीक है ना, जिससे इंश्योर करते हैं हम लोग कोई भी चीज़ें मिस ना हो। ठीक है, हाउएवर इट to easy ascertain the current status of the person, asset and other item, all the related entries should be consolidated। हम लोग क्या करते हैं, सारे एंट्रीज को कंसोलिडेट करते एक प्लेस पे, जिससे चीज़ें बोलते हैं ना फैला ना रहे। ठीक है, जैसे कुछ सेल्स बुक में, कुछ परचेस बुक में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर लेजर बनाते हैं, एक पर्सन से रिलेटेड, एक एसेट से रिलेटेड और पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड, और एक जगह पूरे एकत्रित कर लेते हैं। समझो कैसा है, इसको समझाते हैं, ध्यान दो ना पहले। ठीक है, समझना कि एक बंदा है तुम्हारे यहाँ बिजनेस से में क्या होता है, तुम स्कूल में समझो, स्कूल जाते हो ना, ओके स्कूल जाते होगे तो तुम एक बुक रखते होगे रफ कॉपी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट्स के जो चीज़ें होती है आप उसमें क्या करते हो, लिखते हो, उसमें नोट करते हो, राइट। लेकिन वो रफ कॉपी होता है, ओके, वो जनरल है हमारा, जनरल में हर एक चीज़ जाता है। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान देना, रफ कॉपी और तुम्हारा ओरिजिनल जो फेयर कॉपी होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं। फेयर कॉपी और रफ कॉपी में बेसिक डिफरेंस ये है कि फेयर कॉपी में आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के चीज़ों को केवल लिखते हो और रफ कॉपी में हर एक चीज़ लिखे जाते हैं। मतलब लेजर और जनरल में कुछ कुछ ऐसा ही सा फर्क है। जनरल जहाँ चीज़ों को जनरली चीज़ों को लिखता है, जे से जनरल और जी से जनरल, ठीक है, थोड़ा कनेक्ट करना यहाँ पे, जनरली हर एक चीज़ों को लिख लेता है। वहीं लेजर बोलता है कि नहीं, मेरे को स्पेसिफिकली एक चीज़ के बारे में बात कर, मेरे अंदर जो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पर्सन है, एसेट है, उससे रिलेटेड चीज़ों को लिख मेरे अंदर। तो ये जनरल बोलता है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। मतलब कि जैसे मैथ्स के बुक में मैथ लिखते हो, साइंस के बुक में साइंस के जो आपके होमवर्क्स होते हैं वो करते हो, कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बुक्स में उसके चीज़ें जो करते हो, ये बिल्कुल लेजर भी वैसा ही काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखना, जैसे कि हमारे कस्टमर है मिस्टर प्रेम, ठीक है, इनको चाहिए कि इनके पास कुछ बैलेंस हमारा क्या बोलते हैं उधार है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इसको टू डिटरमाइन दिस द फर्म नीड टू शिफ्ट ऑल द जनरल एंट्री। अब देखो फर्म को क्या करना पड़ेगा, सारे जनरल एंट्री में ढूंढना पड़ेगा कौन सा मिस्टर प्रेम का ट्रांजेक्शन है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ऐसे करने वाला होगा। जस्ट लाइक दैट रफ कॉपी में किसी ने सॉरी, रफ कॉपी में किसी पेज में तुमने रैंडमली साइंस का होमवर्क कर लिया, अब ढूंढ रहे हो कहाँ गया साइंस का होमवर्क, कहाँ गया साइंस का होमवर्क, ये बिल्कुल कुछ कुछ वैसा है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करोगे, कई बार चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती है, दिक्कत होती है, तो इसलिए बेटर है कि आप एक प्रॉपर सेपरेट बुक बना लो, ठीक है ना, जहाँ पे मिस्टर प्रेम से जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन को एक सेपरेट बुक में, कहते हैं ना, एक सेपरेट बुक्स में क्या करोगे, इसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, रिकॉर्ड कर लोगे। किस रिलेटेड ट्रांजेक्शन को, मिस्टर प्रेम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को। जिससे क्या होगा, मिस्टर प्रेम के जो भी हमारे आउटपुट है, मुझे उन्हें पैसा देना है या फिर उन्हें मुझे पैसा देना है, वो एक जगह ही संकलित रहेंगे और इस तरीके से आप तुरंत पता लगा पाओगे किसी बिजनेस में टाइम वेस्ट के, ठीक है ना। क्योंकि देखो बीइंग अ बिजनेसमैन आपका फोकस होना चाहिए, आप बिजनेस को कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हो, उसकी स्ट्रैटेजी को, उसके फ्यूचर को लेकर के, उसके मैनेजमेंट को लेकर के आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझना है। आपके मार्केट में कैसे कॉम्पिटिटर्स है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं एक बिजनेस के लाइफ में, एक बिजनेसमैन के लाइफ में, सॉरी, ठीक है। तो उसको पहले आपको सर्च करना है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, ना कि आपको ये ढूंढना है कि मुझे प्रेम से कितना उधार बाकी है। उसके लिए आपको प्रॉपर्ली एक सिस्टम डेवलप किया गया। इसी वजह से बोला जाता है अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग का, क्लासिफिकेशन का, समराइजिंग का, ठीक है ना। तो ये जो पढ़ते हैं डेफिनेशन, एक्चुअली में अब आपको फील हो रहा होगा अच्छा सर ये कारण है, जी हाँ, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, लेजर सर्व्स एज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड होता है जिसमें एक इंडिविजुअल अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे जो डिटेल्स होते हैं, सारे डिटेल्स बेसिकली होते हैं, वो होते हैं। अब वो इंडिविजुअल कौन हो सकता है, तो ये आपके डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एसेट्स हो सकता है, कोई लाइबिलिटीज हो सकता है, या फिर कोई भी अलग कैटेगरी की चीज़ें हो सकती है। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे काम करना चाहते हो। ये समराइज करता है, क्लासीफाई करता है ट्रांजेक्शन को, प्रोवाइड कराता है परमानेंट रिकॉर्ड फॉर द ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ईच अकाउंट इज एलोकेटेड डेडिकेटेड पेज, हर एक अकाउंट का पर्टिकुलर डेडिकेटेड पेज होता है जो अलाउ करता है सारे ट्रांजेक्शन को वहीं पे जो उससे एसोसिएटेड है वहीं पे कन्वीनियंटली लोकेट कर देने में, मतलब एक ही जगह सारे ट्रांजेक्शन को लिख देने में। जिससे क्या होता है Therefore, an account refer to the statement consolidating transaction related to the specific entity and item। मतलब एक पर्टिकुलर एंटिटी है या फिर पर्टिकुलर बुक से, मतलब एक बंदा है, उससे उसके सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह लिख देते हैं, जिससे हमारे चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे सामने आ जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये एक्ट करता है एज अ बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, मतलब ये फाइनल एंट्री के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है ना। ये प्रिपेयर कराए जाते हैं जनरल्स के, मतलब जनरल से डेटा करके हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, प्राइमरी रिकॉर्ड में। अब प्रोसेस होता है, ट्रांसफर होता है ट्रांजैक्शन फ्रॉम द जनरल टू द कैटेगराइज्ड अकाउंट, जिसमें आप कैटेगराइज करवाए हो, और इसी प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। तो इस पे कई बार बोलते हैं ना, 1-2 नंबर के क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज वगैरह पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना पोस्टिंग किसको कहते हैं। जो हम लोग डेटा जनरल से लेकर के लेजर में डालते हैं ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोस्टिंग कहते हैं। कई लोगों को लगता है लेजर से लेकर के ट्रेडिंग में या पीएनएल में डालते हैं उसको पोस्टिंग बोलते हैं, नहीं, उसको नहीं बोलते, इसे पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। द लेजर कंप्राइजेस ऑल द पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट, इसमें कुछ भी हो सकता है भाई, नॉमिनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, ठीक है ना, और पर्सनल अकाउंट भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि नॉमिनल ही रहेगा या फिर रियल ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सर्व करता है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पर ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जनरल सब जनरल जो दोनों जो होते हैं एग्रीगेटेड होते हैं, एक जगह पे होते हैं, ओके। अब डिफरेंसेस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला है इस बुक में चार्ट और टेबल्स बहुत भर के दिए हुए हैं, रीज़न आपको पढ़ने में आसान करके दिया जाए, ठीक है। हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, हम लोग को गधे की तरह काम नहीं करना है। मेहनत गधा भी करता है बट फिर भी वो गधा कहलाता है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आप इस आईसीएसई पढ़ रहे हो यार, ऑब्वियस सी बात है, आप अगर 2 कदम आगे नहीं बढ़ोगे तो कौन बढ़ेगा। तो आपका ये काम है कि जो भी माइंड मैप्स है उससे फाइनल रिवीजन करते रहें। जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो आपको दिमाग में रिकॉल होना चाहिए, इस बुक को सामने रखो, ठीक है। रखने के बाद उस चीज़ों को याद करो कि मैंने क्या बोला था क्लास में, ठीक है, जो पढ़ाते वक्त, उस चीज़ों को एकदम याद करो। जब आपके दिमाग में मेरी बातें घुसना मतलब बोलते हैं ना, घूमना आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको मेरी बातें सुनाई देगी कि हाँ सर ने ये बोला था, ये बोला था, तब समझना सही ट्रैक पे हो और
तुम्हारे पास कमांड आ रहा है और ये हो जाएगा। ये इस बुक को इस तरीके से मैंने डिज़ाइन करा था, ठीक है। तो ये आपका काम होगा, ये आप पढ़ोगे, ठीक है, ये होमवर्क है, हाँ, आप अच्छे से याद करोगे। ओके, होमवर्क तो मैं देता ही हूँ, और आंसर क्वेश्चन मुझे प्लीज़ टैग कर दोगे, मुझे पता तो चले कितने लोग होमवर्क कर रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है कि बस आते ही वीडियो देख के चले जाते, कुछ लोग तो लाइक भी नहीं करते। और आज सिविक्स के लेक्चर देख लो, उसके बाद मैं हिस्ट्री का भी लेकर के आने वाला हूँ, तो सोशल भी मैं संभाल लूँगा, टेंशन मत लो। ओके, फॉर्मेट ऑफ लेजर, ठीक है। अब बात करते हैं और एक और चीज़, मैथमेटिक्स साइंस, अगर किसी को इसके लेक्चर चाहिए तो बताना, वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब ICSE 9, 10th, 11th, 12th, CBSE 9, 10th, 11th, 12th, वेदत लर्निंग हिज हियर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर की फॉर्मेट क्या होती है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मेट ही दिखा देता हूँ, वो सारे पंचायत ऊपर जो स्टेप लिखा है उसको इग्नोर करता हूँ, डायरेक्ट ध्यान देना कैसे बनता है। नेम ऑफ अकाउंट्स, लेट से ये प्रेम अकाउंट है, प्रेम का ऊपर एग्जाम्पल लिया था तो प्रेम से अकाउंट हो सकता है। इसमें भी बिल्कुल वैसे होता है, डेट, पर्टिकुलर, इसमें जनरल फॉलियो होता है। मतलब लेजर फॉलियो यहाँ पे जो लिखोगे ये लेजर फॉलियो कहलाएगा, इसका नंबर वहाँ पे लिखते थे हम लोग, और यहाँ पे जनरल में जो नंबर पे होता था वो नंबर यहाँ पे नोट करते हैं। बाकी बिल्कुल सेम है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये डेबिट साइड होगा और ये क्रेडिट साइड हो जाएगा तुम्हारा, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर जनरल फॉलियो और तुम्हारा अमाउंट, ठीक है ना, हो जाएगा। क्लियर है। ओके, आगे बात करते हैं सब्सिडरी और लेजर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चीज़ें समझा दी है, तो अननेसेसरी वीडियो की जो लेंथ है उसको बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, अब बात करते हैं यूटिलिटी और यूजेस ऑफ लेजर के बारे में, ठीक है, ध्यान देना, समझो। द लेजर इज़ अ क्रूशल अकाउंटिंग बुक। आपको ये बात तो अब समझ में आ गई होगी, दिस इज़ नॉट दैट थिंग जो आपको पता नहीं था, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है जो आपको अब पता है, ठीक है। इसमें कंटेंट्स होते हैं कॉम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से होती है। जैसे इस बुक में पूरी सिलेबस को कवर कर दिया गया मात्र 150 पेजेस में, वैसे कॉम्प्रीहेंसिव इसी को बोलते हैं, ठीक है। कम जगह में चीज़ों को डिटेल में 100% कवर कर देना, ठीक है। अबाउट अ बिजनेस अकाउंट्स, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जितने अकाउंट्स होते हैं सारे इसमें कवर्ड होते हैं कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से। चलो समझ में आया। इसमें क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइज करता है, समराइज कर देता है अकाउंट्स के डिटेल को, इंक्लूडिंग पर्सनल, रियल, नॉमिनल, रटाया वाला बात है भाई, ऊपर पढ़ के आ रहे हैं अभी। पर्सनल अकाउंट्स इसमें डेबिट साइड होते हैं, ठीक है ना, रिसीवेबल होता है। रियल अकाउंट में तुम्हारे एसेट्स वैल्यूज आ जाते हैं, नॉमिनल में तुम्हारे इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारे हो गए। यहाँ पे यूजेस ऑफ लेजर इंक्लूड द प्रोवाइडिंग द इंसाइट इनटू द एसेट्स के इनसाइड बताने में हेल्प करता है, परचेसेस क्या स्थिति में चल रही है, सेल्स क्या चल रहे हैं, इनकम्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ये सारे तुरंत बता देता है एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प करता है, हमेशा ध्यान रखना, अर्थमेटिक एक्यूरेसी को इंश्योर करने में। ट्रायल बैलेंस कई लोग बोलते हैं कि सर नहीं रूल्स को बता देता, नहीं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी को इंश्योर करता है ट्रायल बैलेंस। हाउएवर कुछ अगर गड़बड़ी होती है तो आपको फिर बाद में एंट्री पास करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेटिफिकेशन एंट्री, जो कि आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, ये तुम्हारे फाउंडेशन के तौर पे काम करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, क्योंकि इसके बाद ही डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेसिकली अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसका बैलेंस शीट बनता है, फिर कंपनी, बेसिकली कंपनी बिजनेस का जो होता है चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हाउएवर कंपनी के केस में अलग चीज़ें बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वहाँ पे, ओके। आगे बात करते हैं पोस्टिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द जनरल एंट्री टू द लेजर इन्वॉल्व द रिकॉर्डिंग द डेबिट और क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करते हैं। ऊपर मैंने जनरल एंट्री पास करके बाकायदा आपको बताया है, जिसमें डेट्स होते हैं, अकाउंट्स के नाम होते हैं, जनरल फोलियो नंबर लिखते हो, ठीक है ना, अमाउंट जो भी आपने किया वो सारे रिफ्लेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें यहाँ पे बताई हुई है आपको। देखो यहाँ पे उसका इलस्ट्रेशन बुक का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, यहाँ पे देखो किस तरीके से डाला हुआ है। द अमाउंट ऑफ 10,000 विल बी डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड टू द अमाउंट ऑफ मेहरा ब्रोस, ठीक है। देखो इसको किस तरीके से बताया है, 10,000 है, विल बी डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे मेहरा को हम लोग को क्या करना है, पे करना है, तो टू मेहरा ब्रोस, मेहरा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, मेहरा ब्रोस को पे कर रहा है, तो टू मेहरा ब्रोस, डेट लिखेंगे, पेमेंट लिख देंगे। दूसरा बनेगा हमारा लेजर मेहरा ब्रो का, ठीक है, जो मेहरा ब्रोस एंड अकाउंट्स है उसका, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाई मशीनरी हम लोग क्रेडिट साइड में लिख करके 10,000 पे कर देंगे। इस तरीके से हमारा लेजर अकाउंट बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेना, ऐसा मत करना कि मत करके जाना। और हाउ अगेन बोलते हैं, ज़्यादातर आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट क्या आ गया तो घबराने का नहीं है, प्रैक्टिकल करके जाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। ध्यान देना, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व द डिटरमाइनिंग द नेट बैलेंस। ये क्यों करते हैं हम लोग, नेट बैलेंस को निकालने के लिए। चलो इसको एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, देखो ये है हमारा
एग्जाम्पल के लिए समझना, तुम्हारे पास है कितना, 100 रुपये है, ठीक है। तुम्हारे पास मम्मी ने क्या किया, तुम्हें 100 रुपये दे दिया, ओके। जितने सारे क्या होंगे एक्सपेंसेस होंगे हम लोग इधर लिखेंगे, जितने सारे इनकम होंगे हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है। ध्यान देना, ओके। पल भर के लिए समझो, 100 रुपये मम्मी ने आपको दिया और आप सोचते हो कि चलो ये 100 रुपये का बिजनेस करते हैं। हाँ जी, बिजनेस करते हैं। अब आपने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट परचेज किया जिसे आप सेल करना चाहते हो, ठीक है। हम लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया, लेट्स से बुक्स हम लोग बेचना चाहते हैं तो बुक्स हम लोगों ने परचेज किया। बुक्स परचेज करने में हम लोगों ने 80 रुपीज़ खर्च कर दिए, ठीक है। पैकेजिंग का कुछ मटेरियल परचेज किया, प्लास्टिक वगैरह जिसमें हम लोग प्रोडक्ट को देंगे, बुक्स को ऐसे हाथ में तो दे नहीं सकते, तो 20 रुपये हम लोगों ने ऐसे खर्च कर दिया, ठीक है। अब देखोगे 100 रुपये मम्मी ने दिया, हम लोगों ने 100 रुपये खर्च कर दिया, देखोगे 20 रुपये यहाँ पे और 80 रुपये यहाँ पे, 20 रुपये यहाँ पे। अब जब हम लोगों ने बुक को बेचा ना तो सेल करके हमें 150 रुपये हमें मिला, ओके। अब देखोगे इसका साइड देखोगे तो 150 हो गया, लेकिन इधर का देखोगे तो 100 रुपया है। तो इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। बैलेंस ऐसे करते हैं सर कि ये भी टोटल 100 रुपये ही आना चाहिए, बिल्कुल मैथमेटिक्स के LHS इज इक्वल टू RHS वाला कॉन्सेप्ट की तरह है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर इधर 150 है तो इधर भी 150 आना चाहिए। मतलब सर 80 रुपये का तो हमने खरीदा, 100 रुपये का तो हमने खरीदी की, लेकिन 150 रुपये हमारे पास इनकम आया है, यानी 50 रुपीज़ जो बैलेंस है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि सर हमारे पास क्या हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट आ गया है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया है कि टोटल डेबिट साइड कैलकुलेट करो, डिफरेंसेस को देखो, डिफरेंसेस को मैंने कैलकुलेट करके बताया ना कि इसमें 50 रुपये कम है तो डिफरेंसेस निकला। इसी से हमारे सारी चीज़ें होती हैं, ये सब सारी चीज़ें यहीं पर लिखी गई हैं, ओके। और ये हमारा जो लिखते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं, ठीक है, बैलेंस BD कहते हैं। समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द अकाउंट्स इन लेजर। अब देखो अकाउंट्स का कैसे अरेंज करते हैं हम लोग। देखो इन लेजर अरेंजिंग द अकाउंट्स सिस्टमैटिकली इज क्रूशियल फॉर द इजी एंड क्विक एक्सेस। जाहिर सी बात है, चीज़ों को अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से लिखोगे तो ही उसको इजीली एक्सेस कर पाओगे फ्यूचर डेट में, अदरवाइज जीवन भर परेशान रहोगे, ठीक है ना। तो इसको अल्फ़ाबेटिकली हम लोग कैटेगराइज करते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के तौर पे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं, कैटेगराइज करते हैं पर्सनल, रियल, फिर नॉमिनल को। पहले पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें को बनाते हैं, जैसे फर्म्स हो गया, इंडिविजुअल का नाम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, ये सारे। फिर हम लोग रियल अकाउंट को फॉलो करते हैं, इसमें एसेट्स वगैरह आते हैं, आपके एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज़ हो गई, ये आता है। फिर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हम लोग लेजर को बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रेवेन्यूज हो सकते हैं, लॉस एंड गेंस होते हैं, वो आपके आ जाते हैं, ठीक है। लार्जर फर्म जो होती हैं वेयर द नंबर ऑफ अकाउंट इज सब्सटेंशियल, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे चीज़ें काम होती है, जैसे टाटा जैसे ब्रांड हो गए हमारे पास, ठीक है। हमारे पास रिलायंस जैसे ब्रांड हो गए, ये जगह है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 लेजर आर मेंटेन फॉर पर्सनल एंड 1 फॉर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे 2 प्रकार के क्या होते हैं, लेजर वगैरह होते हैं। अब अगेन रिलायंस वगैरह एग्जाम्पल है, वो लिस्टेड कंपनीज है, उनका अलग फॉर्मेट होता होगा, इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें होती हैं, बट एक समझ लो कि बड़ा बिजनेस है, वैसे ऐसे करके आप एग्जांपल ले लोगे। इसका सब डिवीजन कैसे होता है, जिसमें डेबिट लेजर बनता है, क्रेडिट लेजर बनता है, और जनरल और इम्पर्सनल लेजर भी हम लोग इसमें बनाते हैं, जिसमें कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट जो भी आपका कैपिटल है बिजनेस में, ड्राइंग मतलब आपने जितना बिजनेस से पैसा को ड्राइंग किया है, ठीक है, मतलब पैसा निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए। और पार्टनरशिप फॉर्म में तो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट देखने को मिलता है, ओके। आगे बात करते हैं कैश बुक। अब देखिए कैश बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैश बुक एक एसेंशियल रिकॉर्ड होता है हर एक बिजनेस में जो कि कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को करता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि भाई साहब लेजर से काम नहीं हो पाता, हम लोग कैश को प्रॉपर्ली अलग से मेंटेन करते हैं, तो यही होता है। मीनिंग ऑफ कैश बुक क्या होता है, एक सेपरेट जनरल होता है जहाँ पे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये मेंटेन किया जाता है इन फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं इसमें, ठीक है। ये प्रोवाइड कराता है इमीडिएट इनसाइट टू द कैश बैलेंस, हमारा रेगुलर जो कैश बैलेंस वगैरह है उसके बारे में बताता है। इसके बोथ प्रिंसिपल और सब्सिडरी बुक्स दोनों ही होते हैं, ठीक है ना, ओके। और ये प्राइमरी और फाइनल एंट्री के तौर पे दोनों काम करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होता है। इकोनॉमी, टाइम, लेबर, मतलब समय कम बचता है, फटाफट से आपको पता चल जाता है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रॉम्प्ट बैलेंसिंग हो जाती है, जल्दी से बैलेंसिंग कर पाते हो, फिक्स कर पाते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह को, ठीक है। चेक कर पाते हो कैश कितना है बैंक वगैरह अपने मतलब आपके बिजनेस में, ओके। अब देखो फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या क्या होते हैं। तो देखो सिंपल कैश बुक होता है जिसको हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं, उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक होता है, फिर तीसरा आता है तुम्हारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कैश
का मतलब एक इसमें इसमें कॉलम रहता है, इसमें कैश और बैंक दोनों का होता है, और इसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम 3 होते हैं। तो ये याद रखना 3 कॉलम क्या क्या होते हैं। सिंगल में देखो यहाँ पे अगेन डेट है, पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो है, फिर अमाउंट है, ठीक है। इसको सिंगल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे केवल देखोगे कैश का, ये बेसिकली कैश का कॉलम है, ठीक है ना, ये क्या है, कैश का कॉलम है। लेकिन वहीं पे नीचे आओगे तो यहाँ पे तुमको कैश के साथ साथ डिस्काउंट का मिलेगा। सॉरी, मैंने ऊपर कैश और बैंक बोल दिया था, माई मिस्टेक। डबल में क्या होता है, कैश और डिस्काउंट होता है, ठीक है। मैंने इस पॉइंट पे जो बोला ना कि कैश और मैंने बैंक बोल दिया था, तो ये कैश प्लस डिस्काउंट है, ठीक है। कैश, बैंक और डिस्काउंट ट्रिपल कॉलम वाले में आएगा, ओके। तो देखो कैश और डिस्काउंट का कॉलम मिल गया, और ट्रिपल कॉलम में आपको डिस्काउंट, बैंक और कैश का कॉलम देखने को मिलता है। बाकी सीधे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सारे क्या है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं, ठीक है। आगे बात करता है पेटी कैश बुक। देखो पेटी कैश बुक क्या होता है, बेसिकली समझ लो कि देखोगे मेरे घर में होता था, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, ठीक है। तो पापा क्या करते थे, हम जब हम छोटे थे देखते थे, आज भी ऐसा ही होता है कि मेरे पापा सुबह क्या करते हैं, मम्मी को कुछ पैसा दे देते हैं, ठीक है, ओके। और मम्मी को बोल देते हैं कि दिन भर का जो भी खर्चा होगा, दिन भर में जो भी चीज़ें लाना है वगैरह वगैरह, आप इससे कर लेना, ठीक है। तो मम्मी को वो पैसा मिल गया, वो कुछ भी रैंडम अमाउंट हो सकता है, लेट से हम लोग जोड़ लेते हैं अभी के लिए 100 रुपीज़, ठीक है, ईजी रहेगा। तो मम्मी क्या करती है, वो पैसा दिन भर में जो भी चीज़ें होती है खर्च करती है, और मम्मी एक जगह नोट कर लेती है कि हाँ यार आज ये चीज़ आया, वो चीज़ आया, बच्चे ने कुरकुरे खाया वगैरह वगैरह, सारी चीज़ों को लिख लेती है। तो वो रात को लिखने के बाद ना, हो सकता है दिन में पापा 100 रुपये दे रखे हों, अब मम्मी उसमें से 90 रुपये खर्च करते, 10 रुपये बचा हो, तो अगले दिन पापा क्या करेंगे, फिर अगेन 100 रुपये मम्मी को देना होगा, तो पापा क्या करेंगे, 90 रुपीज़ देंगे, क्योंकि 10 रुपये तो पिछले दिन का बचा हुआ है, तो ये 10 और 90 मिल करके फिर 100 हो जाएगा। मतलब रेगुलर जो खर्चे वगैरह होते हैं ना, वैसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। मान लो कि आपका बिजनेस है, बहुत बड़ा क्लाइंट आपके यहाँ आ गया, आप अपने स्टाफ को बोलो कि काम करो, जैसे जेठालाल देखे होगे ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल क्या बोलता है कि बहुत बड़े क्लाइंट है, या फिर बबीता जी आएंगी तो एक काम करो नट्टू काका या बाका जा करके बबीता जी के लिए फालूदा लिया, आइसक्रीम लिया, वगैरह वगैरह चीज़ लिया। तो वो बोलता है ठीक है सेठ जी, जाते हैं। वो जाता है, लेकर के आता है। सोचो कैसा लगे कि बागा बोले सेठ जी पैसे दीजिए, आपने पैसे दिए ही नहीं, कैसे लाऊं मैं। तो कितना गंदा लगेगा। बीइंग अ बिजनेसमैन आपको बहुत बेकार लगेगा जब आपका क्लाइंट हो वहाँ पे, स्पेशली बबीता जी टाइप मतलब क्लाइंट हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने कैशियर जो होते हैं बिजनेस के, उनको क्या करते हैं, बेसिकली देखोगे जेठालाल, चंपकलाल गड़ा के, जो बेसिकली गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे नट्टू काका जो कैरेक्टर है वो कैशियर के तौर पे काम करते हैं, मैनेजर के तौर पे काम करते हैं, जिनको पेटी कैश बुक मतलब जेठालाल पर्टिकुलरली कुछ पैसे उनको हाथ में हमेशा दे के रखता है, और बोलता है कि जब कभी बबीता जैसे क्लाइंट आ जाए, ठीक है, या फिर तारक मेहता जी आ जाए उनके परम मित्र, तो उनके लिए कुछ अगर मंगाना हो तो वो डायरेक्टली नत्थू काका को बोलेगा एक काम करो बाहर से जाके फालूदा ले आओ उनके लिए, ठीक है, क्योंकि पता है आपको तारक मेहता की वाइफ तारक मेहता को कैसा खाना खिलाती है, करेले की हलवा, ओके। तो इस केस में उनके लिए अच्छा खाना मंगवाया जा सकता है, और डायरेक्टली नत्थू काका क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कैश में से पैसा लेके जाएंगे, तुरंत खरीद के लेकर के आएंगे, और शाम को क्या होगा, जेठालाल को वो हिसाब दे देंगे कि भाई साहब देखो जो तुमने पैसा दिया था मुझे, वो इस पर्टिकुलर चीज़ में दिन पर दिन खर्च हुआ, मतलब दिन में छोटे मोटे जो खर्चे हुए इसी से हुए हैं। तो यही बेसिकली क्या होता है, हमारा पेटी कैश बुक कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि पेटी कैश बुक क्या होता है। बेसिकली आप बिजनेसमैन को बेसिकली वहाँ पे जो कैशियर होता है उसको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, जो दिन भर के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, चाय पानी वगैरह वगैरह का, वो खर्च उससे किए जाते हैं, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं, इसमें देखो प्रिंसिपल कैश बुक होता है, ऑल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन यहाँ पे आते हैं एक्सेप्ट पेमेंट फॉर द पेटी एक्सपेंसेस। पेटी मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसेस, दिन भर में छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वगैरह वगैरह, न बोला ना अभी, वो नाश्ता वगैरह का खर्चा ही आता है। पेटी कैश बुक क्या होता है, रिकॉर्ड करता है पेटी एक्सपेंसेस, मतलब छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करता है, मैनेज बाय द पेटी कैशियर, ठीक है ना। पेटी कैशियर जो होता है छोटे मोटे खर्चों को मैनेज करता है, ओके। चलिए आगे यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है पेटी कैश बुक का, आसान सा है जो मैंने आपको बताया है, छोटे मोटे खर्चों के लिए काम आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रिकॉर्ड करता है कैश जो भी रिसीव हुआ, पेमेंट्स जो भी करा है, ठीक है ना। ये डेबिट साइड बैलेंस हमेशा शो करता है, इंडिकेट करता है कैश इन हैंड कितना है, वाउचर्स का यूज़ होता है, फंक्शन एज अ जनरल लेजर की तरह ये काम करता है। अब पोस्टिंग टू लेजर मतलब इसके भी जो खर्चे होते हैं बाद में आप क्या करते हो, लेजर में पोस्ट कर देते हो, ठीक है ना। ये फॉर्मेट होता है तुम्हारा पेटी कैश बुक का। देखोगे अमाउंट जितने रिसीव होते हैं वो यहाँ पे आएंगे, छोटे मोटे जो पैसे रिसीव होते हैं वो, ठीक है ना। कैश बुक का पोर्टफोलियो नंबर होता है, डेट होता है, वाउचर नंबर जो अगर होता है ये यहाँ पे लिखाएगा, उसके बारे में जो पर्टिकुलर्स होते हैं लिखाते हैं, जो रिसिप्ट हुआ है, पे हुआ है, ठीक है। कोई भी अमाउंट पे करते हो तो यहाँ पे लिखते हो। कैरेज और कैरेज से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, पोस्ट रिलेटेड खर्चे होते हैं, कन्वेंस रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, कन्वेंस मतलब कोई भी अलग चीज़ें जो होती हैं, स्टेशनरी रिलेटेड खर्चे होते हैं, और भी छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं यहाँ पे लिखा जाता है। फिर यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर लिखते हैं, फिर पर्सनल लेजर अकाउंट जो रिपोर्ट होता है यहाँ पे लिख के हम लोग ऐसे तरीके से मेंटेन करते हैं, ओके।
ट्रायल बैलेंस, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये अंडर द डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग एवरी डेबिट एंट्री हैज़ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट साइड, ठीक है। आपको पता है हर एक डेबिट का क्रेडिट साइड होता है, मैंने करके बताया अभी आपको एंट्री पास करके ऊपर। ये इंश्योर करता है टोटल डेबिट बैलेंस इक्वल रहे क्रेडिट के, ठीक है ना। ये वेरीफाई करता है एक्यूरेसी को ट्रायल बैलेंस का और प्रिपेयर करता है साल के अंत में, ठीक है। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंत में इसको बनाया जाता है, जिसके इसके कुछ फीचर ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस होते हैं, देख लेते हैं। एक समरी होता है, ये प्रिपेयर किया जाता है स्पेसिफिक डेट को, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड को साल के अंत में जनरली देखो इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके, आगे बात करते हैं इसमें बैलेंसिंग डेबिट और क्रेडिट साइड को हम लोग बैलेंस करते हैं। दोनों अगर बैलेंस नहीं आता है तो दिक्कत आती है, मतलब बेसिकली ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी को क्या करता है, इंश्योर करता है। ये इंडिकेट करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जो मैंने आपको बोला, ये प्रोवाइड कराता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, दोनों मतलब एक ही है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेम सा बात है, एक्स्ट्रा कुछ इसमें बताया नहीं है। ओके, ये तुम्हारा देख सकते हो ट्रायल बैलेंस का कुछ ऐसे बनता है। ओके, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे तुम्हारा जो भी पर्टिकुलर्स होते हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स और डेबिट साइड में जाकर क्रेडिट साइड में जाकर वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लिमिटेशन क्या होता है ट्रायल बैलेंस का, यहाँ पे कुछ अगर ओमिट हो जाए, लिखने से ही छूट गया, कुछ एंट्री पास करने से ही छूट गया, तो आप उसको इसमें नहीं पकड़ सकते हो, तो ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। ओमिशन इन पोस्टिंग, अगर मान लो पोस्टिंग करने में दिक्कत हो गया, जनरल में तो आपने रिकॉर्ड किया लेकिन लेजर में पोस्ट करते हुए भूल गए, तो इसमें दिक्कत होगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। इनकरेक्ट अकाउंट में कहते हैं मेंशन अगर किया रखा है, लेट से प्रेम को आपने माल बेचा, राम को आपने लिख दिया कि भाई मैंने राम को माल बेचा है, गलती हो सकता है ना इंसान से, तो वो भी आप नहीं पकड़ पाओगे इसमें। कोई भी रॉन्ग अमाउंट लिख दिए, मान लिया आपने 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया लेकिन गलती से आपने उसे 11,000 लिख दिया है, तो वो भी आप नहीं पकड़ पाओगे। डबल पोस्टिंग भी आप बोल सकते हैं ना, मिस्टेकली अगर हो चुका है तो ये भी नहीं जनरली पता चलता है। ओके, प्रिपेयर कैसे होता था, इसमें टोटल मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग, बैलेंसिंग मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दो मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब देखोगे तीसरा होता है कंबाइन मेथड। देखो कुल मिला के 4 होता है। ओके, एक होता है तुम्हारा टोटल मेथड, दूसरा होता है बैलेंस मेथड, तीसरा होता है कंबाइन मेथड और चौथा होता है टोटल मेथड, ठीक है। अब स्टार्ट करते एक एक करके समझते चलते हैं, ध्यान देना। इस मेथड में हम लोग टोटल ईच साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन द रिस्पेक्टिव डेबिट एंड क्रेडिट साइड, मतलब दोनों जो अमाउंट्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या होते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये हेल्प करता है चेकिंग करने में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को, ठीक है। कंपेयर करता है टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस को और फाइनल टोटल हमारे पास निकल करके आता है। ये एलिमिनेट कर देता है नेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट द बैलेंसेस फ्रॉम द लेजर, मतलब अलग अलग आपको बैलेंसेस लेजर से निकालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेजेस भी है, नॉट पॉपुलर, इट डज नॉट एड द प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, ये फाइनल अकाउंट बनाने में कुछ ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर पाता है। ये इंक्रीज करता है लाइकलीहुड ऑफ एरर्स, इसमें एरर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एंट्रीज इसमें जो होते हैं गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मतलब ज़्यादा एंट्रीज होंगे तो वो एरर कर सकता है। दूसरा होता है नेट ट्रायल बैलेंस, जो इसको हम लोग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ये ओनली द बैलेंसेज ऑफ द लेजर अकाउंट आर रिटेन, इसमें केवल बैलेंसेस को लिखा जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये प्रोवाइड कराता है रेडी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए समय काफ़ी ज़्यादा बचाता है, मेहनत बचा देता है आपका, ठीक है ना। और इसका सिंप्लीफाइड मतलब आसानी से आप इसको क्लोजिंग कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, ये एरर को रिवील नहीं कर पाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जब बात आती है एक्सट्रैक्ट करने की बैलेंस फ्रॉम द लेजर अकाउंट से। अब तीसरा आता है कंबाइंड मेथड, देखना दिस मेथड इंक्लूड बोथ द टोटल बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसका सेपरेट कॉलम होता है डेबिट साइड और क्रेडिट टोटल साइड जो होते हैं बैलेंसेस के, वो ये प्रोवाइड कराता है एडवांटेजेस बोथ टोटल एंड बैलेंस मेथड बट रिक्वायर्ड द मोर टाइम एंड लेबर, इसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है। एंड चौथा आता है आपका टोटल मेथड, जिसमें एक्सक्लूड करते हैं हम लोग क्लोज्ड अकाउंट्स को, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड जो होते हैं आर रिटन इन द ट्रायल बैलेंस, हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड को हम लोग लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, और मगर अकाउंट्स विद द इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट टोटल आर एक्सक्लूडेड, मतलब बोलते हैं ना कोई भी अकाउंट्स होता है जिसका इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। इसमें समय काफ़ी ज़्यादा बचता है, लेबर मतलब मेहनत बचता है, एक्सक्लूडिंग द अकाउंट नो बैलेंस, ठीक है ना। बट डज नॉट एड टू द चेकिंग द एक्यूरेसी, मतलब ये अगेन ये एक्यूरेसी चेक करने में कोई खास आपकी हेल्प नहीं कर पाता है, और पोस्टिंग द लेजर एंट्री टू द लेजर, सॉरी जनरल एंट्री टू द लेजर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है एक्यूरेसी ऑफ द बिजनेस या कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या होता है, ये कंडक्ट करता है द इंश्योर दैट द बैलेंस इन द कंपनीज कैश बुक्स, ठीक है ना, ये मैच करे बैलेंस जो भी बैंक स्टेटमेंट में है। मतलब आपके हिसाब से आपके बैंक में 50 रुपये होना चाहिए, लेकिन बैंक बोलता है कि नहीं आपके अकाउंट में सिर्फ 20 रुपये है, तो ये गड़बड़ी ना आए,
ये फिक्स्ड हो, ये एक्यूरेट चले, बैंक के स्टेटमेंट से आप अलाइंड चले, इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि कैश तो आपके गले में है भाई, आपको पता है कि हमारे पास कितना कैश है, मगर बात आती है बैंक की, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आ सकती है। आज के समय में वो भी जनरली देखा जाता नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन हो गया यार, मगर ठीक है पहले ज़माने में होता था, क्योंकि कई बार हम लोग को बैंक का पता नहीं होता था, स्टेटमेंट्स वगैरह में इशू होता था। अब स्टेटमेंट तो तुरंत निकल जाता है, ऐप से ही निकाल लो अपने बैंक, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो ये प्रोसेस में आता है कंपेयर करना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो भी हो रखा है कंपनी के कैश बुक में, ठीक है ना, जो भी बैलेंस दे रखा है बैंक स्टेटमेंट में, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। कोई भी गड़बड़ी आती है तो उसको हम लोग एनालाइज करके सही करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या करता है, प्रिपेयर करता है डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेन करता है जो भी डिफरेंसेस रहे कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच में, और इसमें जो भी चीज़ें गड़बड़ी होती हैं उसको हम लोग फिर बाद में क्या करते हैं, इंटरेस्ट मिला है, कई बार एरर हो रखा है, कोई गड़बड़ी कुछ चीज़ छूट गया, उसको हम लोग सही करते हैं। इंपॉर्टेंस की अगर बात करते हैं, ये हेल्प करता है एरर को फाइंड करने में, डिटेक्ट करता है फ्रॉड को, इंश्योर करता है एक्यूरेसी को, और फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड करता है। फ्रीक्वेंटली काम होता है, ठीक हो, ये मंथली बेसिस पे जनरली लोग BRS बनाते रहते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं ट्रांजेक्शन को, कंपनी के रिकॉर्ड्स को, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म भी इसमें होता है, जिसको जो कि इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल मेजर्स के तौर पे काम करता है। ये प्रोवाइड कराता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। अगेन बैंक स्टेटमेंट में और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में फ़र्क होता है। बैंक स्टेटमेंट जो बैंक इशू करती है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं अपने अकाउंट्स और बैंक स्टेटमेंट को देख करके, बेसिकली अपने कैश बुक और उसको देख करके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ऊपर मैंने बता दिया है, जब पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आएगा। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, बट कोई ना, अच्छी बात है। अगेन स्क्रीनशॉट ले लो सारे आंसर करके, मुझे क्या करोगे इंस्टाग्राम पे सॉरी इंस्टाग्राम पे क्या करोगे, मुझे टैग कर दोगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ये क्वेश्चंस का और ये क्वेश्चन का, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर से मैंने यहाँ पे दे दिए हैं आपको। अगेन वो बुक्स में कॉमनली मिल ही जाते हैं, बट मैंने भी यहाँ पे दे रखा है सो डैट कि तुम इन क्वेश्चन को बना डाला तो लाइव झिंगा लाला। तुम्हारा बचा क्या है, 162 पेज में पूरे बुक कवर है, ऊपर से 2-2 पेज खींच लो, 32 पेज के आसपास इसमें क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो 130 पेज के अंदर मेरे को लगता है ना तुम लोग की 100% मैंने सिलेबस कवर कर दी, इतनी प्यारी बुक बनाई है। तो जिनको बुक चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे मैं बता देता हूँ कैसे जाना है आपको, वेदर.com पे जाना है आपको। वेदर.com पे जब जाओगे तो खुल जाए यार, खुल रहा है, तब तक इस बुक की ओवरव्यू कर लो जिनको डेमो देखने का रहता है। अगेन चैप्टर फर्स्ट से मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 12 तक इस यूट्यूब चैनल पे आपको वन शॉट सीरीज़ में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप इस बुक को भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसी बुक को यूज़ करके पढ़ाया भी है। प्लस आपको मेरे पढ़ाई कैसी लगी ये भी बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सारे लेक्चर्स को देखना। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सिविक्स के लेक्चर को भी थोड़ा यार प्यार दे दो, बहुत ही ख़राब चल रहा है। मैं सारे सिविक्स का सिलेबस कवर करने वाला हूँ, उसके बाद हिस्ट्री का भी सोच रहा हूँ कवर करने, तो मुझे मोटिवेट करोगे तब तो। 43 सब्सक्राइबर है, बताओ इतने स्लो बढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे थोड़ी होता है यार। देखो ये वेबसाइट पे आओगे ना weather.com के, तो ये व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे जाकर के आप बुक को ऑर्डर कर सकते हो। बुक की प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, 400 रुपीज़ प्राइस है। आपके घर पे हार्ड कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। या फिर मैं नंबर डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, +91 6388 55 6077। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, ठीक है। इस बीच में आप हमारी टीम वहाँ पे एक्टिव रहती है, आपको रिप्लाई भी कर देगी, आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे। अगेन 5 से 6 दिनों के अंदर आपके घर पे बुक डिलीवर भी हो जाएगी। कलर में होगी, ब्लैक एंड वाइट में नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छे तरीके से मस्त स्पायरल होकर पहुँचेगी, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। और इस बुक में मात्र 3 चैप्टर ही बचे हैं हमारे पास, चैप्टर 13, 14, 15, 16, 4 चैप्टर एक तरीके से कह लो लॉजिकली हमारे पास बचे हुए हैं। 14 ये है हमारा, अब मतलब नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड कंजर्वेशन वगैरह वगैरह, बस बेसिक चीज़ें हैं, कुछ खास अब बचा नहीं है चैप्टर में, आराम से हम लोग पढ़ के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी खास है, लेकिन ईजी है,
ईजी है, काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से बुलेट पॉइंट्स में चीज़ों को यार डाला हुआ है। थोड़ा सा मतलब खुद को भी अच्छा लगता है, कितना मेहनत जो डाला है इस बुक को बनाने में। मेरे को लगभग 1 साल के आसपास का समय लगा, क्योंकि बहुत बार मैंने बुक को बनाया, फिर अच्छा नहीं लगा तो हटा दिया, फिर बनाया, फिर हटाया, ऐसे करते करते इस बुक को बनाया है। और अगेन मैं इस पर रिसर्च करते रहता हूँ, समय समय पर डिटेल्स को अपडेट करता हूँ, चीज़ों को फिक्स करता हूँ, ठीक है। तो वो होता रहेगा, वो तो लाइफ टाइम प्रोसेस है, वो होता रहता है। बट हाँ, अगेन जो भी आउटपुट लाया इससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और यकीन है मुझे कि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस बुक से पढ़ के। तो मैं चाहूँगा कि इस बुक को तुम ज़रूर लो, और अपने सीनियर को ज़रूर सजेस्ट करना क्लास 10 के बच्चों को, क्योंकि मैं इस पर क्लास 10 का कॉमर्शियल एप्लीकेशन, कॉमर्शियल स्टडीज़, सिविक्स, हिस्ट्री सारे लाने वाला हूँ। तुम्हें मैथ और साइंस के भी अगर चाहिए होंगे क्लासेस तो बताना, मैं इस चैनल पे ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। और ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। फीडबैक ज़रूर शेयर करो, होमवर्क ज़रूर दिखाया करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, नोटिफिकेशन वगैरह कुछ कम्युनिकेशन करना हो अपार्ट फ्रॉम डैट तो हम लोग टेलीग्राम पे कर लिया करेंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय।